हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पारदर्शी प्लेट रखने पर प्रभाव, अर्थात व्यतिकारी पुंज। यदि कोई व्यतिकारी पुंज है, इसके मार्ग में यदि कोई पारदर्शी प्लेट टी मोटाई का रख दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है तथा यह बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक को कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पारदर्शी प्लेट रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर व्यतिकारी पुंज यंग ने ये प्रयोग किए थे, जिसमें एक पर्दा है जिसका पर्दा का नाम यल और जबकि दूसरे पर्दा का नाम यम है। और इस पहले वाले पर्दे यल में दो छिद्र यस1 तथा यस2 है, जबकि इसके पीछे एक पर्दा यम रखा गया है जिस पर ये किरणें बिंदु P पर मिलती है। CO बिंदु छिद्र यस1 तथा यस2 का लंबार्धक है तथा बिंदु O से P की दूरी हमारी यम है। और यस1 से जाने वाली किरणें बिंदु P तक पहुंचने वाली किरणें में हमारा टी मोटाई का कोई पारदर्शी प्लेट रख दिया गया है जिसका अपवर्तनांक n है। और बिंदु यस से जाने वाली किरणें बिंदु P पर पहुंचती है। तो यदि हम व्यतिकारी पुंज के मार्ग में टी मोटाई का कोई पारदर्शी प्लेट रख दिया है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे ही लिखने का प्रयास किया है। तो माना यस1 से निकलने वाली तरंगे के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई का पारदर्शी प्लेट रखा गया है जिसका अपवर्तनांक n है। तो यहाँ पर हमारा यस1 से निकलने वाली व्यतिकारी पुंज के मार्ग में टी मोटाई का एक पारदर्शी प्लेट रख दिया गया है जिसका अपवर्तनांक n है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यक्सियम दूरी पर बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, यदि यक्सियम दीप्त फ्रिंज से एक्सएम दूरी पर बिंदु P पर हमारा दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, तो अब हम निकालेंगे कि यस1 से P तक वायु में चली गई दूरी क्या होगी। तो यस1 से P तक प्रकाश द्वारा वायु में चली गई दूरी हमारा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा छिद्र या स्लिट यस1 से बिंदु P तक प्रकाश द्वारा वायु में चली गई दूरी क्या होगी। तो दूरी है हमारा तो यस1P। तो यहाँ पर हमारा कुल दूरी निकालना है यस1 से P तक। तो देख रहे हैं कि इसके बीच में एक टी मोटाई का पारदर्शी प्लेट रखा दिया गया है। तो कुल दूरी में से हमारा टी मोटाई टी घट जाएगा, वही हमारा यस1 से P तक चली गई दूरी हो जाएगी प्रकाश द्वारा। तो चली गई दूरी हमारा यहाँ पर यस1P माइनस हमारा टी हो जाएगा। यही प्रकाश द्वारा वायु में चली गई दूरी हो जाएगी यस1 से P तक। तो अब हम निकालेंगे, ये तो हमारा दूरी हो गई कि प्रकाश द्वारा यस1 से P तक चली गई दूरी इतना। अब ये दूरी तय करने में प्रकाश को कितना समय लगा, तो लिखेंगे यहाँ प्रकाश द्वारा यस1 से P तक जाने में लगा समय, यस1 से P तक जाने में लगा समय, अर्थात यस1 से P तक जाने में हमारा कितना समय लगा। तो दूरी तो हमें पता ही है और प्रकाश की चाल हमें पता है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर हमारा दूरी बटा के चाल होता है। तो दूरी रखेंगे यहाँ पर, तो यस1 P माइनस टी बटा के हमारा यहाँ पर प्रकाश की चाल C हो गई। ये हमारा यस1 से P तक जाने में लगा समय, ये हमारा T को छोड़कर है, T को छोड़कर इतना समय लगेगा। तो यस1 से P है, तो ये तो हमारा
टी को छोड़कर है, पारदर्शी प्लेट को छोड़कर प्रकाश द्वारा वायु में चली गई दूरी में लगा समय है, लेकिन टी मोटाई भी पार करेगा तभी तो S1 से P की कुल दूरी निकलेगी। तो प्लस हमारा टी टी पारदर्शी प्लेट जिसका अपवर्तनांक किया गया है, इसमें प्रकाश को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टी बटा के हमारा इसका चाल हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल प्रत्येक माध्यम में समान नहीं रहती। यहाँ टी मोटाई का कोई पारदर्शी प्लेट रखा गया है तो वायु में प्रकाश की चाल सी होती है, जबकि यहाँ पर पारदर्शी प्लेट रखा के दिया गया है तो ये एक माध्यम हो गया। तो माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो जाती है, अर्थात इसमें मान लिए कि प्रकाश की चाल भी है, टी अपन भी हो गया। तो अब हम भी को भी सी के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, अपवर्तनांक बराबर, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक यन बराबर सी अपन भी होता है, अपवर्तनांक यन बराबर सी अपन भी, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, अपवर्तनांक बराबर। तो इससे हम निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, इससे हमारा भी का मान चाहिए, तो भी बराबर हमारा हो जाएगा सी अपान यन। तो भी के स्थान पर सी अपान यन रख देंगे, तो हमारा S1 P माइनस टी अब बटा के सी, अब प्लस हमारा हो जाएगा टी बटा के सी अपान यन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी नीचे ही रह जाएगा जबकि यन ऊपर चला जाएगा। तो हमारा चल लगा समय हमारा क्या हो जाएगा, S1 P माइनस टी बटा के सी, अब प्लस यहाँ पर एन टी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो अब बटा के सी। अब हमारा हर दोनों का समान हो चुका है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर सी, तो यहाँ पर दोनों में है सेम सेम, तो S1 P माइनस टी प्लस एन टी। अब इन दोनों में से टी कॉमन करेंगे, इन दोनों में से, तो हमारा टी टी कॉमन हो जाएगा, तो S1 P यहाँ पर हम प्लस रखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, एन टी को देख लीजिए यहाँ पर, एन टी को पहले और फिर माइनस टी लिखेंगे। अब इसमें से टी कॉमन करेंगे, तो टी कॉमन करेंगे तो एन माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर S1 P अब प्लस हमारा हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टी, आगे पाछे हम लिख सकते हैं, बटा में हमारा यहाँ पर सी हो गया। अतः प्रकाश द्वारा S1 से P तक जाने में लगा समय हमारा इतना हो गया समय, तो ये हमारा हो गया समय, समय बराबर है ये हमारा समय बराबर, तो ये हमारा दूरी हो गया, ये हमारा चाल हो गया, ये दूरी और ये बटा में हमारा चाल। तो यहाँ S1 से P तक जाने में हमारा कुल प्रभावी दूरी इतना आ गया है। तो लिखेंगे हम कि S1 से P तक जाने में कुल चली गई प्रभावी दूरी, जाने में चली गई प्रभावी दूरी, तो हमारा कुल प्रभावी दूरी हो जाएगा, ये हमारा जो आया है वही हमारा प्रभावी दूरी होगा। तो S1 P प्लस S1 P प्लस S1 P प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही हमारा प्रभावी दूरी आ गया। यहाँ पर हमारा देख लीजिए यहाँ पर फिगर कि S1 से P तक जाने में हमारा कुल प्रभावी दूरी आ गया, और एक किरण S1 से P पर जा रही है जबकि दूसरी किरण S2 से P पर जा रही है। तो S1 से P की दूरी, कुल प्रभावी दूरी तो हमें पता चल गया, और S2P, तो ये तो दूरी S2P है, इसमें कोई व्यतिकार, इसमें कोई पारदर्शी प्लेट नहीं रखा गया है, तो ये दूरी हमारा S2P ही होगी। तो अर्थात इन दोनों का हम पथांतर निकालेंगे, अर्थात S2 से P तक जाने में किरण की लंबाई तथा S1 से P तक जाने की में किरण की लंबाई, दोनों में क्या अंतर है, इसी को अंतर हम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर, और पथांतर निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर, तरंगों के बीच पथांतर,
तो हमारा दोनों तरंगों के बीच पथांतर S2P बड़े वाले तरंग में से छोटे वाले तरंग को घटा देंगे, अर्थात छोटे वाले तरंग के स्थान पर हमारा कुल प्रभावी दूरी इतना है। तो ये हमारा माइनस कोष्टक लगा लेते हैं यहाँ पर S1P प्लस हमारा यहाँ पर N-1 इंटू टी इतना हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कोष्टक को हटाएंगे पहले, तो ये हमारा S2P हो जाएगा माइनस S1P अब प्लस हमारा N-1 इंटू टी इतना हो गया दोनों तरंगों के बीच पथांतर। तो ये हमारा दोनों तरंगों के बीच पथांतर S2P माइनस S1P माइनस N-1 इंटू टी हो गया। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दोनों तरंगों के बीच पथांतर निकाला था, जिसके लिए एक व्यंजक हमें प्राप्त हुआ था कि S2A पथांतर S2A बराबर हमारा S2P माइनस S1P, और यहाँ पर इतना आया था, और इसी के बराबर एक सूत्र आया था हमारा कि एक्सियम बराबर आया था स्मॉल डी अपन कैपिटल डी। ये हमारे स्लिटों के बीच की दूरी, जबकि ये पर्दे के बीच की दूरी है। तो अब S2P माइनस S1P के स्थान पर हम S2A रखेंगे, और S2A के स्थान पर हम एक्सियम डी अपन कैपिटल डी रखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर पहले एक्सियम डी अपन स्मॉल डी रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर तरंगों के बीच पथांतर बराबर S2P माइनस S1P के स्थान पर रखेंगे इतना मान, तो हमारा एक्सियम डी बटा के स्मॉल डी, या एक्सियम है एक्सियम डी बटा के इस कैपिटल डी, अब माइनस हमारा इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो N-1 इंटू टी हो गया। इतना दोनों तरंगों के बीच पथांतर इतना आ गया हमारा। तो हमारा S1 से P और S2 से P और जो मिलते थे हमारे बिंदु P पर मिलते थे, जहां पर हमारा दीप्त फ्रिंज बनता था। तो अब दीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर बराबर होता है यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर बराबर यम लेमडा होता है, जहाँ लेमडा का मान हमारा 0 से लेकर 1 2 3 डैश 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 होता है। तो इतना हमारा होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, और अदीप्त फ्रिंज के लिए 0 नहीं होता है, 1 2 3 होता है। तो यहाँ पर जो पथांतर निकाले थे उसी को इसके बराबर कर देंगे। तो हमारा एक्सियम डी अपान कैपिटल डी, अब माइनस है कोष्ट में N-1 इंटू टी, अब बराबर हमारा यम लेमडा इतना हो गया। अब हमारा यम लेमडा हो गया। अभी ये माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यक्स सीएम डी अपान कैपिटल डी बराबर हमारा हो गया यम लेमडा प्लस कोष्टक में N-1 इंटू टी इतना आ गया। अब हमें एक्सियम चाहिए, बिंदु O से बिंदु P की दूरी हमारी एक्सियम है। तो एक्सियम बराबर हमारा इसका गुणा इसमें हो जाएगा, जबकि स्मॉल डी का भाग हो जाएगा। तो ये हमारा यम लेमडा प्लस कोष्टक में N-1 इंटू टी, इसे कोष्टक में ले लेते हैं दोनों को, और डी का गुणा हो गया तो यहाँ पर कैपिटल डी आ जाएगा। अब बटा में हमारा स्मॉल डी, तो यहाँ पर स्मॉल डी यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा इतना हो गया। एक्सियम O से P की दूरी एक्सियम है, लंबार्धक CO हमारा लंबार्धक होता है CO, तथा ये बिंदु P जहाँ दीप्त फ्रिंज बनता है इसकी दूरी एक्सियम होता है। तो एक्सियम बराबर हमारा इतना हो गया। तो इसे सजा कर लिख लेंगे तो हमारा एक्सियम बराबर हो जाएगा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, कोष्टक में हमारा यम लेमडा प्लस N-1 इंटू टी इतना हमें व्यंजक प्राप्त हो गया। तो यदि पारदर्शी प्लेट अब हमारा हो जाएगा, चूंकि हमारा
टी एक पारदर्शी प्लेट है। यदि पारदर्शी प्लेट यदि व्यतिकारी पुंज के माध्यम में न हो तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यदि पारदर्शी पारदर्शी प्लेट न हो तो प्लेट न हो तो पारदर्शी प्लेट रहेगा तो इसके लिए हमारा व्यंजक इतना प्राप्त होगा। अगर पारदर्शी प्लेट नहीं होगा तो टी बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें टी बराबर 0 पुट कर देंगे। तो टी बराबर 0 रखेंगे तो n माइनस 1 इंटू टी का भी मान हमारा 0 हो जाएगा। तो यक्स सी एम बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा यक्स सी एम बराबर कैपिटल डी बटा के स्मॉल डी और इंटू यम लेमडा आ जाएगा। तो यम ये लेमडा आपस में गुणा हो गया। यही हमारा यक्स ये डैश यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्लेट न हो, पारदर्शी प्लेट न हो तो इतना हमारा व्यंजक प्राप्त होगा जब व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पारदर्शी प्लेट नहीं रहेगा। तो अब पारदर्शी प्लेट के कारण क्या विस्थापन होगा, पारदर्शी प्लेट के कारण हमारा विस्थापन क्या क्या होगा, तो यक्स सी एम में से एक्स एम को घटा देंगे, यही हमारा। तो यहाँ पर हमारा पारदर्शी प्लेट का विस्थापन, पारदर्शी प्लेट के कारण विस्थापन, पारदर्शी प्लेट के कारण क्या विस्थापन होगा इन दोनों तरंगों के बीच, तो हमारा यक्स 0 ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यक्स सी एम माइनस यक्स डैश सी एम, ये यक्स एम है जबकि यक्स डैश है, तो दोनों में से आपस में घटा देंगे। तो ये हमारा दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो दोनों का मान रखेंगे। तो हमारा इसका मान है कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, कैपिटल डी बटा के स्मॉल डी कोष्टक में यम लेमडा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, अब माइनस इसका मान रखेंगे तो हमारा कैपिटल डी बटा के स्मॉल डी यम लेमडा। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर यक्स 0 बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो डी बटा के स्मॉल डी यम लेमडा और इसका इसमें करेंगे तो प्लस डी बटा के स्मॉल डी कोष्टक में n माइनस 1 इंटू टी माइनस डी अपन स्मॉल डी यम लेमडा, इतना हो गया। तो अब देख रहे हैं एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो ये हमारा आपस में कट गया, तो हमारा इतना बचा। तो इन दोनों का विस्थापन यक्स नॉट बराबर हमारा कैपिटल डी बटा के स्मॉल डी और ये कोष्टक में n माइनस 1 इंटू टी। यदि हम किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पारदर्शी प्लेट रख दें तो हमारा उन दोनों तरंगों के बीच विस्थापन इतना ही होगा। तो यक्स नॉट बराबर कैपिटल डी बटा के स्मॉल डी n माइनस 1 इंटू टी, जहाँ कैपिटल डी दोनों पर्दों के बीच की दूरी, स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी या दो छिद्रों के बीच की दूरी और हमारा n पारदर्शी प्लेट का अपवर्तनांक तथा t उसकी चौड़ाई मोटाई। तो ये हमारा यही हो जाएगा प्रूव्ड, इसे लिख देंगे प्रूव्ड। तो यक्स नॉट बराबर कैपिटल डी बटा स्मॉल डी n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है पारदर्शी प्लेट के बीच विस्थापन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो टी मोटाई का पारदर्शी प्लेट रखेगा तब इसके लिए हमारा व्यंजक प्राप्त करने को कहेगा, या दो द्विक रेखा छिद्र प्रयोजन के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए क्या व्यंजक होगा उसको पूछेगा। इन दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में व्यतिकरण से एक टॉपिक देगा ही देगा 5 नंबर में अवश्य ही।